हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 34 से सेक्शन 37 तक कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 34 से सेक्शन 37 तक आपका करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 96 से सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी का। आपका ये सेक्शंस डील करते हैं प्राइवेट डिफेंस से, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा, कब एक पर्सन के पास होगा, किन ऑफेंसेस के अगेंस्ट होगा, अगर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करता है तो किस एक्सटेंड तक कर सकता है, उसकी क्या लायबिलिटी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। ये सब हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि प्री मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। Section 34, Things done in private defense. Nothing is an offense which is done in the exercise of right of private defense. तो जब एक व्यक्ति इंडिविजुअल अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहा है और उसमें वो कुछ करता है तो फिर वो ऑफेंस नहीं है, वो अपराध नहीं है। तो वो हर एक चीज़ जो अपने प्राइवेट डिफेंस में करी गई है वो अपराध नहीं होगी। सेक्शन 35 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन इन सेक्शन 37 टू डिफेंड। हर व्यक्ति के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, लेकिन वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 37 के अधीन रहकर, उसके सब्जेक्ट में रहकर एक्सरसाइज करेगा। वो अभी हम लोग सेक्शन 37 देखेंगे आगे। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किस लिए है? हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। तो एक पर्सन के पास अपनी बॉडी को बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, दूसरे पर्सन की बॉडी को बचाने के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उन अपराधों के अगेंस्ट जो अपराध ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। आपके ये चैप्टर 6 में दिया हुआ है कि कौन से अपराध है जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो एक पर्सन अपने बचाव के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है और दूसरे पर्सन को बचाने के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है। क्लॉज बी कहता है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief, criminal trespass और attempt। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक पर्सन जैसे वो अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकता है चोरी से, रॉबरी से, मिसचीफ से, क्रिमिनल ट्रेसपास से, वैसे वो दूसरे पर्सन की भी प्रॉपर्टी को बचा सकता है उन अपराधों से जो चोरी के अपराध से, रॉबरी के अपराध से, मिसचीफ के अपराध से या फिर उसके अटेम्प्ट से। ठीक है। और प्रॉपर्टी में मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। तो इन जो एक इंडिविजुअल है उसके पास अपनी बॉडी को बचाने के लिए राइट है, दूसरे पर्सन की बॉडी को बचाने के लिए राइट है, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए राइट है और दूसरे पर्सन की भी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए राइट है उसके पास, वो प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 36, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एसेट्रा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई एक्ट है जो अनसाउंड माइंड व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, किसी अनसाउंड माइंडेड पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, तो क्या उस एक्ट के खिलाफ भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? When an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by the reason of youth, want of maturity of understanding, unsoundness of mind or intoxication of the person doing the act or by the reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense। कुछ जो एक्ट होते हैं वो ऑफेंस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो मेंसरिया नहीं बना सकते। जैसे कि कोई बच्चा है वो मेंसरिया नहीं बना सकता, जो एक एक्ट को अपराध बनाने के लिए असेंशियल एलिमेंट होता है। मेंसरिया मतलब गिल्टी इंटेंशन। तो एक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जो है वहाँ वो नहीं बना सकता मेंसरिया, या फिर जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, उसे सही फैक्ट्स के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो मेंसरिया नहीं बना सकता है।
या फिर वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है इसलिए वो मेंसरिया नहीं बना सकता है। तो उनके एक्ट को, ऐसे लोगों के एक्ट को अपराध नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसे लोगों के एक्ट के खिलाफ भी दूसरे पर्सन के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा, बिल्कुल वैसे जैसे नॉर्मली होता है जब वो एक्ट ऑफेंस होता है। तो इन केस अगर कोई पागल इंसान है जो दूसरे इंसान पर चाकू लेकर हमला कर रहा है, अब वो पागल इंसान है, उसको नहीं पता है, उसका मर्डर करने का इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वो ऐसा इंटेंशन बना ही नहीं सकता, तो उसका एक्ट ऑफेंस तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले पर्सन जिसके ऊपर वो अटैक कर रहा है उसके पास बिल्कुल अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मली केस में होता है कि वो अपने आप को बचाव कर सकता है। तो यही बता रहा है आपका सेक्शन 36। अगर कोई पर्सन है जिसका मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है और वो उसके उस डाउट में, उस इल्यूजन में काम कर रहा है, उसके बाद भी जो दूसरा पर्सन है उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन है, जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट टू किल ए, जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेन। तो बोला जा रहा है कि अगर जेड जो पागल है वो अटैक कर रहा है तो उसका जो एक्ट है वो तो अपराध नहीं हुआ क्योंकि वो तो पागल है, लेकिन उसका जो अटैक है उसके खिलाफ दूसरे पर्सन के पास सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, बिल्कुल वैसे जैसे अगर जेड पागल नहीं होता, सेन होता, ठीक होता, वैसे होता अगर, तो बिल्कुल वैसे ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। फिर बी वो कहता है, A enters by night a house which he legally entitled to enter. Z in good faith taking A for a housebreaker attack A. Here Z by attacking A under the misconception commits no offense, but A has the same right of private defense against Z which he would have if Z were not acting under that misconception. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि A ऐसे घर में एंटर हो रहा है जहाँ पर वो लीगली एंटाइटल है, कानून रूप से वो बिल्कुल एंटर हो सकता है उस घर में, लेकिन जेड को क्या लगता है कि ये हाउस ब्रेकर है, क्योंकि वो रात में एंटर हो रहा है, वो समझ नहीं पाता है कि ए है, और जेड क्या करता है, अटैक कर देता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये घर में घुस रहा है, ये ए नहीं है, वो उसको कोई और समझ रहा है, उसको हाउस ब्रेकर समझ रहा है। तो यहाँ पर जो ए है उसके पास क्या होगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। फिर सेक्शन 37 बात करता है, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कहाँ पर, किन एक्ट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है पर्सन के पास, कहाँ पर कोई पर्सन अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 कहता है, देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ or of grievous hurt if done or attempted to be done by public servant acting in good faith under the color of his office, though that act may not be strictly justiciable by law। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, कोई एक पब्लिक सर्वेंट है जो गुड फेथ में काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो उस पब्लिक सर्वेंट के एक्ट के खिलाफ पर्सन के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, चाहे भले वो पब्लिक सर्वेंट ऐसा काम कर रहा है जो स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं है, मतलब कानून रूप से बिल्कुल पूरी तरीके से जस्टिसिएबल है, ऐसा नहीं है, उसके बावजूद दूसरा जो पर्सन है उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। लेकिन पब्लिक सर्वेंट के एक्ट से अगर दूसरे पर्सन को लगता है कि वो मेरी हत्या कर सकता है, करने वाला है, डर है उसको, या फिर वो ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकता है, गंभीर चोट पहुंचा सकता है, तो फिर से उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो इन केस अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो किसी दूसरे पर्सन को गिरफ्तार कर रहा है और उस गिरफ्तारी में उसको मार देता है, एक दो थप्पड़ मार देता है, या फिर उसको कोई छोटा मोटा नुकसान कर देता है, तो दूसरा जो पर्सन है वो जानता है कि इस पब्लिक सर्वेंट है और वो उस पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं इस्तेमाल करने लगेगा अपना, वहाँ पर उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। लेकिन वही पब्लिक सर्वेंट के एक्ट से उसको लगता है कि ये मेरी हत्या कर सकता है, या फिर वो अटेम्प्ट कर रहा है पब्लिक सर्वेंट हत्या करने की, या फिर गंभीर चोट पहुंचाने की, तो फिर से जो दूसरा पर्सन है उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा, फिर वो अपना बचाव कर सकता है।
क्लॉज बी कहता है against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of public servant acting in good faith under the color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law. तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक पब्लिक सर्वेंट है, अब उसने किसी दूसरे पर्सन को कोई डायरेक्शन दे दिया, कोई काम करने को कह दिया कि जाओ तुम ये काम करो, तो जो दूसरा पर्सन है उसके खिलाफ भी अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। जो दूसरा पर्सन है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, डायरेक्शन के अनुसार काम कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, वो कर रहा है जो उसको पब्लिक सर्वेंट ने करने को कहा है। और अगर वो कुछ ऐसा काम कर देता है जो लॉ के द्वारा पूरी तरीके से जस्टिफिएबल नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है, उसके बावजूद जो दूसरा पर्सन है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन जो दूसरा पर्सन है अगर उसको लगता है कि ये मेरी डेथ कॉज कर सकता है या फिर ये मुझे गंभीर चोट पहुंचा सकता है या फिर वो ऐसा करने की अटेम्प्ट कर रहा है जिसको डायरेक्शन दिया गया है, वो मर्डर करने का अटेम्प्ट कर रहा है या ग्रीवियस हर्ट करने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो फिर से जो पर्सन है उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो दोनों क्लॉज में गुड फेथ लिखा है, गुड फेथ में काम होना चाहिए और कलर ऑफिस ऑफिस में होना चाहिए, अपनी ड्यूटी करते हुए होना चाहिए, पूरी तरीके से जस्टिसिएबल ना हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब तक सामने वाले के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं रहेगा। लेकिन दोनों में से कोई भी, चाहे पब्लिक सर्वेंट या फिर जिसको डायरेक्शन दिया है वो, अगर वो डेथ कॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन सामने वाले को एप्रीहेंशन है, डर है, तो भी वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है। फिर क्लॉज सी कहता है इन केस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। एक पर्सन वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं करेगा जहाँ पर उसके पास टाइम है कि वो पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प ले सकता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प लेने का टाइम है तो वहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल किया गया है तो फिर वो अपराध हो जाएगा और यहाँ उसको प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। तो जहाँ पर इमीडिएट डेंजर का हुआ है, आपको इमीडिएट रिटेलिएशन करना है सामने वाले के अटैक को, सिर्फ वहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल हो सकता है। जहाँ पर आप पब्लिक सर्वेंट की प्रोटेक्शन लिया जा सकता है, हेल्प लिया जा सकता है, वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस नहीं है, वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। फिर सबसेक्शन 2 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। सिर्फ उतना ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल किया जाएगा जितना ज़रूरी है अपने आप को बचाने के लिए। उससे ज़्यादा किया गया तो वो अपराध बन जाएगा। किसी ने एक थप्पड़, आपको लग रहा है कोई एक थप्पड़ मारने वाला है, तो सिर्फ उस थप्पड़ को बचाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। उसको गोली मार देना, उसका सर फोड़ देना, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। आप भाग सकता है कोई पर्सन तो भाग जाए, वो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, लेकिन बदला लेना नहीं होना चाहिए, कोई रिवेंज लेना नहीं होना चाहिए, दूसरे वाले को हार्म ज़रूरत से ज़्यादा पहुंचाना, बोला है ना नेसेसरी, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही हार्म इन्फ्लिक्ट किया जाएगा जितना ज़रूरी है खुद को बचाने के लिए। उससे थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो वो ऑफेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सबसेक्शन 2 सीधे सीधे बोलता है कि जितना ज़रूरी है खुद को बचाने के लिए सिर्फ उतना इस्तेमाल होगा, रिवेंज नहीं लिया जाएगा, बदला नहीं लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गोली मारने की कोशिश कर रहा है और अब उसकी पिस्टल गिर गई, उसकी जो गन थी वो गिर गई, अब दूसरे पर्सन ने उठाकर उसको गोली मार दी। लेकिन सोचने वाली बात तो है कि जो अटैक कर रहा था, जो गन से गोली मारने की कोशिश कर रहा था, अब तो वो इस हालत में आ गया था ना कि वो अटैक कर ही नहीं सकता था, उसकी गन तो गिर चुकी थी, उसके बावजूद दूसरे ने उसको गोली मार दी। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब उसने जो किया, जो
अटैकर को उसने गोली मारी, वो अटैकर अब इस स्थिति में था ही नहीं कि वो अटैक कर पाता, तो आपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया है, आपने तो ज़रूरत से ज़्यादा हार्म कॉज कर दिया, इतनी तो ज़रूरत ही नहीं थी। फिर एक्सप्लेनेशन 1 कहता है अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट as such unless he knows or has a reason to believe that the person doing such act is such public servant। यहाँ पे बोला जा रहा है एक पब्लिक सर्वेंट एक्ट कर रहा है और सामने वाले को पता ही नहीं है कि ये पब्लिक सर्वेंट है, या फिर उसको रीज़न टू बिलीव नहीं है कि ये पब्लिक सर्वेंट है। सपोज़ उसने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, अब सामने वाले को पता ही नहीं है कि ये पब्लिक सर्वेंट है, तो ऐसी हालत में सामने वाला जो दूसरा पर्सन है उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अभी भी है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, और उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डिप्राइव नहीं हुआ है, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसको नहीं पता कि जो दूसरा पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट है, या फिर रीज़न टू बिलीव नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अनलेस ही नोज और हैज़ अ रीज़न टू बिलीव that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing अनलेस ही प्रोड्यूस सच अथॉरिटी इफ़ डिमांडेड। तो सेम वही बात बताई गई है कि कोई पर्सन है जो पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, मतलब डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है, जो पब्लिक सर्वेंट ने कुछ कहा है, कोई डायरेक्शन दिया है और दूसरा पर्सन काम कर रहा है। अब सामने वाले पर्सन को नहीं पता है कि ये पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में काम कर रहा है और उसके पास रीज़न टू बिलीव नहीं है, तो फिर उसके पास जो दूसरा पर्सन है उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा, उस पर्सन के अगेंस्ट भी होगा जिस पर्सन को डायरेक्शन दिया गया है, उसके अगेंस्ट भी वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जिसको डायरेक्शन दिया है, अगर वो सामने वाले को बता रहा है, अगर डायरेक्शन राइटिंग में दिया हुआ है तो वो राइटिंग में दिखा रहा है कि मुझको पब्लिक सर्वेंट ने ये डायरेक्शन दिया है और इस अथॉरिटी के अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो फिर से थर्ड पर्सन जो था जिसके अगेंस्ट वो काम कर रहा था उसके पास फिर से अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। तो जब सामने वाले को नहीं पता है तब तो उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, लेकिन जब उसको पता चल गया, चाहे उसने बोल कर बताया या राइटिंग में उसको डायरेक्शन दिया गया था वो उसने दिखा दिया, तो फिर से अब उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं बचा, उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो गया। लेकिन कब तक के लिए ख़त्म हुआ है? सिर्फ तब तक के लिए ख़त्म हुआ है जब तक उसको ये आशंका नहीं है कि मेरी डेथ कॉज हो सकती है या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकती है या फिर अटेम्प्ट हो सकता है। सिर्फ तब तक के लिए डिप्राइव हुआ है, तब तक के लिए ख़त्म हुआ है। अगर ऐसे हालात बनते हैं कि सामने वाले को लग रहा है मेरी डेथ कॉज हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, तो फिर से उस पर्सन के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सेक्शंस समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।